हेलो स्टूडेंट्स। तो 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। तो लास्ट वीडियो में हमने वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में व्यंजक प्राप्त किया था और अब आज हम करेंगे इसमें वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। ये पहले भी बताया है, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं जहां समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश, समान परिमाण अगर ये आवेश Q है तो ये भी आवेश Q होगा, और विपरीत प्रकृति अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा। समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश, ये द्विध्रुव कहलाता है। द्विध्रुव में आवेशों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम 2L से प्रदर्शित करते हैं, L और L, तो क्या हो जाता है ये 2L। ठीक है। अब इसके बाद इसके निरक्ष किसको बोला जाता है? निरक्ष बोलते हैं जो 90 डिग्री पे, जो बिल्कुल 90 डिग्री पर और मध्य बिंदु से होकर जो रेखा जाएगी वो ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी, उस रेखा को निरक्ष कहते हैं। ठीक है। तो एक रेखा हम बनाते हैं यहाँ पे, इसको हम निरक्ष बोलते हैं। ठीक, ये निरक्ष। अब जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो बिंदु ऊपर भी लिया जा सकता है और नीचे भी लिया जा सकता है। ठीक है। तो हमने अपनी तरफ से मानना है कि वो बिंदु यहां पर है, ये बिंदु P। ठीक है। तो ये बिंदु हमने ऊपर लिया है। अब इस बिंदु पर इस द्विध्रुव की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक। और ये बिंदु यहां से कितनी दूरी पर है, इसको हम मान लेते हैं कि ये बिंदु यहां से R दूरी पर है। तो एक द्विध्रुव हुआ और उसकी निरक्ष पर एक बिंदु P है जो कि R दूरी पर है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये आज का टॉपिक है हमारा। ठीक है। तो अब वैद्युत क्षेत्र के बारे में पहले भी बताया कि प्लस जो धनात्मक आवेश होता है इसमें से वैद्युत क्षेत्र निकल कर चलता है अनंत की ओर। तो अगर इस आवेश के कारण और बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो आवेश में से बिंदु की तरफ को निकल के जाएगा, इसमें आवेश में से बिंदु की ओर। तो यहां से वैद्युत क्षेत्र जो निकलेगा उसकी दिशा होगी आवेश से बिंदु की ओर, आवेश से बिंदु की ओर। तो याद रखना इसमें कि प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो आवेश से निकल कर चलता है और जिस बिंदु पर ज्ञात करेंगे उसी की तरफ चलेगा इसमें। ठीक है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं E प्लस Q, E के साथ में छोटा सा प्लस Q। इससे क्या पता चलता है कि ये जो तीव्रता है ये प्लस Q आवेश के कारण है। ठीक। ऐसे ही बिल्कुल हम माइनस Q आवेश के कारण ज्ञात करते हैं, और माइनस Q आवेश के कारण जब ज्ञात करेंगे तो हमने पहले भी इसमें पढ़ा है कि माइनस Q आवेश में तीव्रता प्रवेश, ये वैद्युत क्षेत्र प्रवेश करता है। अगर कहीं माइनस आवेश होता है तो वैद्युत क्षेत्र बाहर से आकर, अनंत से आकर इसके अंदर प्रवेश करता है। तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो बिंदु से आवेश में प्रवेश करेगा यहाँ पे। तो एक वैद्युत क्षेत्र का एक वेक्टर जो इसके अंदर प्रवेश करेगा। ठीक है। तो इसको हम दिशा देंगे आवेश की ओर, ये इसकी दिशा है, और यहां लिखा जाएगा E माइनस Q। ठीक है। तो दोनों आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है उनकी दिशाओं पे ध्यान रखना है कि प्लस में से बिंदु की तरफ निकलेगी और माइनस के लिए माइनस में प्रवेश करेगी, बिंदु से माइनस की ओर प्रवेश करेगी। अब इसके बाद देखते हैं हम कि जब हम तीव्रता ज्ञात करेंगे इस आवेश के कारण, तो तीव्रता बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता ज्ञात करते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 और Q/r²। ये फॉर्मूला हमें दो बार अप्लाई करना है, एक बार प्लस Q आवेश की वजह से और एक बार माइनस Q आवेश की वजह से। तो जब हम इसके कारण ज्ञात करेंगे प्लस Q आवेश के कारण, तो हम क्या लिखते हैं, E के सामने छोटा सा प्लस Q लिखेंगे। ठीक है। बराबर 1/4πε0 और Q/। अब हम देखते हैं यहां पे हमें दूरी चाहिए R, और R दूरी कौन सी है, इस आवेश से इस बिंदु पे तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इस आवेश से इसी बिंदु के बीच की दूरी चाहिए, और वो हमारे पास अभी नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको पहले ज्ञात करते हैं। आधार कितना है इसका L और लंब कितना है R, तो कर्ण ज्ञात किया जा सकता है। जो ये आएगी सेम वही आएगी क्योंकि इसका आधार L है और इसका कर्ण भी, इसका लंब R है इसमें। ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमने मान लिया कि ये बिंदु A है
ये O है और ये बिंदु B। तो यहां पे एक त्रिभुज बना है AOP। इस त्रिभुज में, त्रिभुज AOP में कर्ण का स्क्वायर, तो AP का स्क्वायर, ये कर्ण है तो AP का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस पर में पढ़ते हैं हम, तो R का स्क्वायर और प्लस L का स्क्वायर। तो AP बराबर कितना होगा, ये स्क्वायर इधर रूट बनेगा जाके R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, तो ये जो दूरी है AP यानी कर्ण बिंदु आवेश प्लस Q से और बिंदु P के बीच की दूरी, वो हमने ज्ञात कर लिया और वो कितनी आई है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बिल्कुल इसको भी अगर हम ज्ञात करें माइनस Q से बिंदु P की दूरी, तो इसको भी ऐसे ही ज्ञात करेंगे। तो इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया इसमें R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, तो ये दूरी ज्ञात करने के बाद अब हम अप्लाई करते हैं इसमें फॉर्मूला। तो पहले हम किसकी वजह से ज्ञात करेंगे, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, तो यह है प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता का फॉर्मूला क्या है, तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो E है, अब इस E के साथ में एक छोटा सा प्लस Q लिखा गया है, क्योंकि ये प्लस Q के कारण हम ज्ञात कर रहे हैं। तो अब हम लिखते हैं इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, जबकि दूरी कितनी है, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हमने पहले ही ज्ञात कर लिया है। तो R की जगह पे रखेंगे रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये, और R का स्क्वायर है तो इसलिए हमने यहां पे कर दिया R का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर और इसका रूट, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो क्या बचा है इसमें, E प्लस Q बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ये तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, लेकिन इसकी दिशा क्या लिखेंगे, इसकी दिशा है कि आवेश से बिंदु की ओर है, ये आवेश से निकलकर बिंदु की ओर गया है वेक्टर। तो यहां पे हमने लिखा है आवेश से बिंदु की ओर, आवेश से बिंदु की ओर, बिंदु की ओर। तो अब हमने प्लस Q के कारण तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली है। अब किसके कारण करना है, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या क्या बदलाव इसमें हो जाएंगे, एक तो E प्लस Q की जगह पे आ जाएगा E के साथ में छोटा सा माइनस Q, और दूसरा आवेश तो वही है, माइनस चिन्ह लिखते नहीं हम, तो आवेश तो वही है Q और दूरी भी सेम है, तो सेम आएगा बिल्कुल, बस दिशा बदलेगी, दिशा हो जाएगी बिंदु से आवेश की ओर। ठीक है, तो अब हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं कि माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, E प्लस Q की जगह लिखेंगे E माइनस Q और बराबर छोटा सा माइनस Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, आवेश भी सेम है और दूरी भी सेम है, तो वही स्क्वायर से रूट कटेगा और लास्ट में जो बचेगा सेम होगा बिल्कुल जो इसकी वजह से था। तो ये कितना बचा है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहां से ये पता चलता है कि तीव्रता तो सेम होगी, क्या अलग होगा, दिशा। इसकी दिशा आवेश से बिंदु की तरफ थी और इसकी दिशा बिंदु से आवेश की तरफ, उल्टा। तो यहां तो हमने लिखा था आवेश से बिंदु की ओर, और यहां लिखा जाएगा बिंदु से आवेश की ओर, बिंदु से आवेश की ओर, आवेश की ओर। ठीक, तो दोनों आवेशों के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है। अब देखते हैं कि परिणामी तीव्रता क्या होगी। अब लास्ट में हमने जो पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि अगर दो वेक्टर सेम दिशा में होते हैं, एक ही दिशा की ओर, समांतर वेक्टर या बीच का कोण 0 होता है, तो इनको जोड़ने का, वेक्टर्स को जोड़ने का एक फॉर्मूला होता है। तो जब वो एक ही दिशा में होते हैं तो वेक्टर को सिंपली जोड़ देते हैं a प्लस बी, और अगर विपरीत दिशा में आ जाए तो 180 डिग्री का कोण होता है। तो फॉर्मूले से बाद में पता चलता है कि इन्हें आपस में घटाया जाता है। अगर एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b, तो a माइनस बी, समान दिशा में जोड़ते हैं, विपरीत दिशा में घटाते हैं। लेकिन
यहां दोनों वेक्टर ना तो समान दिशा में है कि इनको जोड़ा जाए, ना ही दोनों विपरीत दिशा में है। तो हम क्या करते हैं इसमें, इसको नोट करने के बाद, इसको नोट कर लेना। अब इन दोनों वेक्टर के परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम इनके घटक करते हैं, और घटक के बारे में 11th में था, इसलिए 11th का थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे कोई भी वेक्टर होता है, उस वेक्टर के दो टुकड़े किए जा सकते हैं जिनको घटक बोलते हैं। किसी भी वेक्टर के दो टुकड़े किए जा सकते हैं जिनको घटक बोलते हैं। और ये ऐसे होता है कि मान लिया हमने कोई वेक्टर f है, वेक्टर बल का कोई वेक्टर है, और इसके दो कंपोनेंट या घटक या टुकड़े करने हैं। तो इसके लिए हम जिस तरफ थीटा कोण लेंगे उस तरफ f के साथ में, उस तरफ क्या करते हैं, f के साथ में कोस थीटा आता है। ठीक है, तो थीटा, जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ क्या आता है, f के साथ में कोस थीटा। और इससे 90 डिग्री पे बिल्कुल यहां आता है f साइन थीटा। किसी भी वेक्टर के दो टुकड़े हो सकते हैं, f के दो टुकड़े हैं, f के साथ कोस थीटा और f के साथ साइन थीटा। बस याद ये रखना है जिस तरफ थीटा होगा उस तरफ कोस थीटा वाला कंपोनेंट आता है। जैसे वेक्टर, ये वेक्टर v है, एक वेक्टर है v जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो इसको अगर हम यहां पे थीटा कोण मान लें तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, जिस तरफ थीटा होगा उस तरफ v के साथ में क्या आ जाएगा, कोस थीटा। और जिस तरफ थीटा नहीं होता 90 डिग्री पे, इस तरफ v के साथ में आ जाएगा साइन थीटा। ऐसे हम दो टुकड़े करते हैं किसी भी वेक्टर के। यहां भी हमें सेम करना है। अब इसको ध्यान से समझना, इसमें हम कंपोनेंट कैसे करते हैं और घटाते और जोड़ते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं इसमें, हम इस कोण को थीटा मान लेते हैं अपनी तरफ से, थीटा कोण। ठीक है, और यहां पे एक इसके समांतर एक रेखा खींच लें अगर, ये। ठीक है, तो जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा ऐसे काटेगी, दो समांतर रेखाओं को एक रेखा ऐसे काटेगी, तो जितना ये कोण है उतना ही कोण होगा ये भी। तो इसका मतलब ये कोण थीटा मान लिया तो वो कोण भी कितना होगा, थीटा। ठीक है, और ऐसे ही ये कोण भी थीटा होगा। तो E प्लस क्यू, ये जो वेक्टर E प्लस क्यू है वो कितने कोण पे है, थीटा कोण पर, और E माइनस क्यू भी थीटा कोण पर है। तो दोनों को अलग अलग कंडीशन में हम समझते हैं। तो जैसे हमने पहले इसके दो टुकड़े किए हैं, फिर दोनों को एक साथ वहां मिलाएंगे। तो हमारे पास एक वेक्टर है यहाँ पे, ये E प्लस क्यू, ये वेक्टर E प्लस क्यू, और ये कोण थीटा है। तो जैसे अभी बताया था कि E प्लस क्यू के दो टुकड़े किए जा सकते हैं 90 डिग्री पे, लेकिन जिस तरफ थीटा होगा उस तरफ क्या आएगा, E प्लस क्यू के साथ में कोस थीटा। और 90 डिग्री पे क्या आएगा इसमें, E प्लस क्यू के साथ में साइन थीटा। ठीक है, याद बस ये रखना है, जिस तरफ थीटा होगा उस तरफ कोस आएगा, और जिस तरफ थीटा नहीं होता यानी यहां से 90 डिग्री पे साइन थीटा आता है। अब ऐसे ही इसके दो कंपोनेंट करें अगर, इसके कौन सा वेक्टर है, E माइनस क्यू, तो इसकी कुछ कंडीशन इस तरह से है, और E माइनस क्यू और ये वेक्टर, ये कोण थीटा है। देखना उसमें, ये तो वेक्टर E माइनस क्यू है और ये कोण थीटा है यहाँ पे। तो इसका इस तरफ जो कंपोनेंट होगा, इस तरफ जो टुकड़ा होगा, उसको तो क्या लिखेंगे, E माइनस क्यू के साथ। सोचो, जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ क्या लिखा जाएगा, इसके साथ कोस थीटा। और इससे 90 डिग्री पे ये वेक्टर बीच में आना चाहिए, जैसे वे बीच में है, इस तरफ एक टुकड़ा किया जा सकता है, वो होगा E माइनस क्यू के साथ, इसी वेक्टर के साथ कोस थीटा, और इसी वेक्टर के साथ आ जाता है साइन थीटा। ऐसे दो कंपोनेंट। तो ये हमने दोनों वेक्टर के कंपोनेंट अलग अलग करके किए हैं इसमें, दोनों वेक्टर के। लेकिन जब इन्हीं दोनों को उसी जगह पे सेम करते हैं तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए क्लियरिटी इसमें रखना कि इसके दो कंपोनेंट, पहले ऊपर वाले के दो कंपोनेंट करते हैं। एक तो ये होगा, तो E प्लस क्यू है, तो E प्लस क्यू के साथ में हम लगाएंगे यहाँ पे कोस थीटा, और एक, क्योंकि ये तो बीच में रहेगा, एक ऐसा आएगा बिल्कुल यहाँ पे। तो इस वाले कंपोनेंट को लिखते हैं, ये E प्लस क्यू कोस थीटा है, तो ये हो जाएगा E प्लस क्यू साइन थीटा, E प्लस क्यू साइन थीटा। ठीक है, ये वहां पे हमने कर दिया सेम बिल्कुल। अब ये चीज इस वेक्टर के साथ, तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा, ये बिल्कुल इसी के ऊपर आएगा, इसी के ऊपर। और इसका ये घटक है, ये E माइनस क्यू के साथ में कोस थीटा, ये वाला। और एक वेक्टर इस तरफ आएगा,
ये वाला वेक्टर कहाँ आएगा, इस वाले वेक्टर का एक टुकड़ा उधर गया है और एक टुकड़ा इधर आएगा, तो इसको लिखेंगे हम ई माइनस क्यू का साइन थीटा वाला कंपोनेंट। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन क्लियरिटी इसमें रखना है कि दोनों वेक्टर, हमारे मेन वेक्टर कौन से हैं, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये मेन है। इनके कोस वाले घटक तो एक दिशा में है, और जो साइन वाले घटक हैं वो एक दिशा में, वो विपरीत दिशा में है इसमें, ठीक है। तो अब बराबर तीव्रता है तो विपरीत दिशा में तो घटाए जाएंगे, तो ये तो आपस में कट जाएंगे। अगर एक बिंदु पर दो बराबर बल लगे, 2 न्यूटन और इस तरफ भी 2 न्यूटन, तो विपरीत दिशा में घटाए जाते हैं, और घटाने में कितना हो जाएगा, 0। तो साइन वाले जो घटक हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे में से घटा के 0 हो जाएंगे, और हमारे पास जो बचेगा इसमें वो सिर्फ ये बचेगा इसका, ये। तो जो परिणामी तीव्रता होगी, परिणामी तीव्रता, उसका फॉर्मूला बनेगा हमारे पास कि परिणामी तीव्रता E बराबर, तो साइन वाले कंपोनेंट तो 0 हो जाते हैं और कोस वाले कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए इनको जोड़ दिया जाता है कि E प्लस क्यू कोस थीटा और प्लस E माइनस क्यू कोस थीटा, दोनों को जोड़ देते हैं। अब इनमें से कोस थीटा कॉमन लिया जा सकता है, तो ये बचेगा E बराबर E प्लस क्यू बचेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे E माइनस क्यू। ये जो E प्लस क्यू माइनस क्यू, इनको बहुत छोटा लिखना होता है, ये सिर्फ प्रदर्शित करने के लिए है, और कोस थीटा इनमें से बाहर निकाल के कॉमन ले लिया इसमें। अब इन दोनों के मान हमने अभी ज्ञात किए थे, और वो मान क्या थे, दोनों का एक ही मान आया था बराबर, E प्लस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। E प्लस क्यू का मान भी सेम था और E माइनस क्यू का मान भी यही था। अब अगर दोनों का मान रखते हैं तो E बराबर इसकी जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और प्लस इसका मान भी सेम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। E प्लस क्यू भी सेम है और E माइनस क्यू भी सेम है, बराबर है। और कोस थीटा की जगह रखना है, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये जो त्रिभुज है, ये इसमें आधार कितना है, L, तो आधार बटे कर्ण कितना है, ये आधार लंब और ये कर्ण, तो आधार बटे कर्ण R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को कैसे सोल्व करें, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो जब दो सेम चीजों को जोड़ते हैं तो 2 से गुणा कर देते हैं उसमें, यानी इसको एक ही बार लिखें कि E बराबर 2 से गुणा कर दे, डबल हो जाएगा, 2 गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। इसको इसमें जोड़ते हैं तो 2 से गुणा कर दी, डबल, क्योंकि दोनों सेम है, और इनटू ये दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पे L अपॉन R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस 2, क्योंकि गुणा में कैसे भी लिख सकते हैं, तो इस 2 को L के साथ अगर लिख दें तो ये होगा, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला था P बराबर Q इंटू 2L, लास्ट वीडियो में बताया था, इसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। Q इंटू 2L को स्मॉल p लिखा जा सकता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसके बाद इसको 2 को तो हम यहां लिख देंगे, तो Q इंटू 2L तो द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएगा, लेकिन ये जो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और यहाँ पे रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसको सोल्व करने के लिए कभी इस तरह की जो कंडीशन बनती है x रूट x, तो यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1, ये पावर कितनी है, 1, और रूट कितनी पावर होता है, 1/2, तो 1 पावर और 1/2 पावर अगर हम जोड़ते हैं इनको तो ये हो जाती है 3/2। सेम कंडीशन यहाँ बनी हुई है, ये बिना रूट के है तो पूरी पावर कितनी मानी जाएगी इसकी, 1 पावर, और ये रूट में है तो कितनी पावर मानी जाएगी इसकी, 1/2 पावर, तो 1 पावर और 1/2 कितनी पावर हो जाएंगे, टोटल 3/2 पावर। तो इसलिए हम इसको लिखते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, ये 2L के साथ आ जाएगा 2L, और यहाँ पे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये 1 पावर है और ये हाफ, तो कितनी होगी टोटल पावर, 3/2। अब अभी ये बताया था फॉर्मूला कि Q इंटू 2L कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा है और ये पूरा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसके बारे में पढ़ा था। तो Q इंटू 2L की जगह हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल p। Q इंटू 2L की जगह क्या रखा है, स्मॉल p,
और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष पर अगर ज्ञात करनी है इस फॉर्मूले से दी जाती है। अब इसमें कंडीशन होती है कि कभी किसी स्थिति या किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि आर का मान, ये जो आर है ये बहुत ज्यादा हो जबकि एल का मान बहुत कम हो। जैसे एक द्विध्रुव तो छोटा सा द्विध्रुव है और आर का मान बहुत ज्यादा है, इसमें 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। अब आर का मान अगर हम ये मान लें कि यदि कोई कंडीशन ऐसी बनती है कि आर का मान एल से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, ठीक है, यानी ये बिंदु बहुत दूर है यहां से, तब हम एल को छोड़ देते हैं। एल का मान कम है, आर का मान ज्यादा है, तो कैलकुलेशन के लिए, आसान कैलकुलेशन के लिए एल को हम नगण्य मान लेते हैं, छोड़ देते हैं इसको। तो हम क्या लिखते हैं, एल को नगण्य लेने पर, नगण्य लेने पर यानी ना के बराबर। तो अगर इसमें से एल को छोड़ दिया जाए तो देखते हैं इसमें एल को छोड़ देने से क्या बचता है। हमारे पास ये बचा कि आर स्क्वायर और इसकी पावर आर स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है 3/2। अंदर आर स्क्वायर है और बाहर कितना है 3/2। तो यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आर की पावर कितनी बचेंगी, आर की पावर 3। ठीक है, इसको हम वापस लिखते हैं। तो जब हम इसको छोड़ते हैं E बराबर 1/4πε0, इसको छोड़ने के बाद स्मॉल p अपॉन, तो कितनी पावर बचेगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, आर की पावर बचेंगी 3, आर की पावर 3। तो ये फॉर्मूला निरक्षीय स्थिति के लिए है। ठीक है, एग्जैक्ट फॉर्मूला ये होता है, लेकिन एक विशेष स्थिति कि यदि आर का मान एल से बहुत ज्यादा बड़ा है तब ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब जो हमने अक्ष पे ज्ञात किया था वो भी ऐसा ही फॉर्मूला था, बस उसमें क्या था 2p/r³ था। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक थे, इनको बोलते हैं अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो इनको तैयार करें।